अभिषेक सिंह बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने केंद्रीय मंत्री को भी सुना, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं घर पर बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया गया था। देखिए, अगर मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी, मुझे लगता है बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं और उनको बॉलीवुड में चले जाना चाहिए, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में देंगे। और अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? वो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई हैं? जांच करे और जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई करे, जेल भेजे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वास्तविकता ये है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के ये मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में भटका रहे हैं, चुनाव के बीच में। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उनको अपना विकास चाहिए। फिर ये आतंकवाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब कुछ संस्थाएं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे, अच्छा, तो ये बताइए, जनता का विश्वास स्वतः ही उठ जाता है। अच्छा, ये अगर जो पीएम कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन लगी इसलिए उंगली वहां चली गई, ईवीएम को लेकर जो रोना है, ऐसा रोना कुछ तो नहीं बनेगा? जीत हार तो खैर 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा कोई बहानेबाजी तो नहीं होगी? वो विपक्ष पर सीधी टिप्पणी कर रहे थे पीएम उन्नाव में। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से जगह जगह कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि साइकिल का बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है, तो वहां पे शिकायत भी दर्ज है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के माध्यम से जनता में चल भी रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या चौधरी जी? अपना विरोध भी अरे अच्छा, रुकिए, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, कहाँ से आपको रिपोर्ट आई है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो तुरंत है। हाँ, अभिषेक जी चुप हो गए। बताइए धर्मवीर जी, वो कह रहे हैं कि कुछ भी साइकिल दबाई है तो कमल दब रहा है। देखिए, ये दोनों पार्टियां, थर्ड फेज की वोटिंग चल रही है अभी से। अंजना जी, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। एक ने एक फ्रॉड जाति को छिपा करके दूसरी जाति, तीसरी जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। एसपी सिंह बघेल को उसकी जाति का ही नहीं पता आज तक कौन सी जाति का है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बदली है, ऐसे ही उन्होंने कई बार बदली है। तो ये वहां एक उन्होंने उतार दिया है, वो मुलायम सिंह जी का ही चेला है। मुलायम सिंह जी मोहन भागवत जी के चेले हैं। कौन किसका चेला, कौन किसका गुरु, कौन कहां बटन दबा रहा है, ये सब पार्टियां भयभीत हो गई हैं बीएसपी की ताकत से। ये हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल और ना रहेगा फूल, अंजना जी, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। और इस देश का जो मूल नागरिक है, जो मूल निवासी है, वो बहुत बारीकी से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे मुलायम सिंह जी के बेटे ने यहां पर जो है आरक्षण का बिल फाड़ के फेंका था लोकसभा राज्यसभा में, कैसे ये संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी बर्बाद कर रही है, कैसे ठेकों पर नौकरियां दी जा रही हैं, कैसे आरक्षण की व्यवस्था को पंगु बनाया जा रहा है। तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए इसका बदला बाबा साहब ने वोट से दिया है, और वोट की ताकत से ये बहुजन समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग इन दोनों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये आतंकवादियों को अफगानिस्तान छोड़ने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कोई साइकिल पे, कोई जो है दूसरे आरोप प्रत्यारोप में जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास में कोई विकास का डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में एटीएस बहन जी ने लागू किया था, अतीक अहमद राजा भैया जैसों को, वरुण गांधी जैसों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। ऐसे सशक्त नेता की जरूरत है, जो जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो, जो बोले वो करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो झूठ का अंबार लगा रहे हैं। इनमें झूठ की प्रतियोगिता चल रही है, फोटो सेशन की प्रतियोगिता चल रही है, आतंकवादियों को कौन किसका संरक्षण देता है, कौन ज्यादा देता है, इसकी प्रतियोगिता चल रही है। क्योंकि विकास के नारे से ये बहुत दूर जी कह रहे हैं, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगी साइकिल न रहेगा फूल। देखिए, अवश्य संभावी हार को जान करके ही समाजवादी पार्टी ने आज से तर्क गढ़ने शुरू कर दिए हैं, और पहले से बताना शुरू कर दिया है कि बटन कोई और दबा रहा है और सिंबल कोई और निकल करके आ रहा है। ये जानते हैं कि ये 10 मार्च को क्या क्या तर्क गढ़ रहे हैं, उसका पूर्वाभ्यास अभी से शुरू कर दिया है। मैं स्पष्ट तौर पर बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक मऊ का मॉडल है। मऊ का मॉडल है जहां के विधायक और जहां के सांसद दोनों इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। जेल के पीछे कब जाएगा जो नेम्ड एफआईआर में नाम दर्ज है? छोटा रखने का प्रयास कर रही थी, यानी कांग्रेस पार्टी का गले से प्रधानमंत्री जी क्यों लगा के घूम रहे हैं? और समाजवादी पार्टी के सहयोगी अब्बास अंसारी, ये 700 हत्यारों का जिम्मेदार कौन है? मिस्टर चौधरी, स्टूडियो का ऑडियो कट कर दीजिए। अखिलेश यादव और मायावती, मेरी गलती क्या है? अब तक बसपा ने इनको बाहर नहीं निकाला है। यानी मऊ का मॉडल उत्तर प्रदेश में इनकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है कि कैसे मऊ के सांसद और विधायक दोनों ही अपराधी हैं और दोनों को ही आज जेल की सलाखों के पीछे योगी जनता आपको ठेंगा दिखा रही है।
उत्तर प्रदेश में गुंडाराज समाप्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जमाना में था जब ये देखा जाता था कि कितनी वोटिंग परसेंटेज है, अगर ज्यादा हो तो कहा जाता था बदलाव के लिए जनता निकल रही है। अब लेकिन नेताओं के रिएक्शन से लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो थ्योरी कई जगहों पर उलट पड़ गई। अब लोग नेताओं के रिएक्शन से समझते हैं, कहीं एक वोट के लिए कोई रोने लगता है, कहीं एक वोट के लिए पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं, कहीं पर एक वोट के लिए वोटिंग के दिन आप देखते हैं बड़े बड़े फैसले सामने आते लगते हैं, गंभीर गंभीर आरोप लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में कहीं एक तो नहीं है, आप पंजाब में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का खालिस्तान कनेक्शन है, यहां पर आप आतंक का कनेक्शन। अब विपक्ष को देशद्रोही के बाद सीधा आतंकी कहना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ये नई रवायत होगी राजनीति की। नहीं, देखिए ये बातें तो कुमार विश्वास उनके पुराने सहयोगी हैं, उन्होंने ये बात कही है, उनकी पार्टी से निकल करके आई है। किसानों को भी आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे। जरूर आएंगे अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में कौन आरोपी थे, उनके किसके साथ संबंध थे, कौन दोषी पाए गए हैं, किसने किसने उनके प्रति सहानुभूति रखी है, अपनी संवेदनाएं जताने का काम किया है। और अखिलेश यादव जी की पार्टी का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कैसे आतंकवादियों पर रहमदिली उनकी रहा करती थी, कैसे उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास कर रहे थे, कैसे उन्होंने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन पर से मुकदमे वापस लेंगे। तो ये चरित्र जो है ये जनता के सामने जरूर रखेंगे हम, चुनाव के बीच में क्यों नहीं बताएंगे हम कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसकी प्राथमिकता क्या होगी। सरकार में आते ही वो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेते हैं, आतंकवादियों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिखने का काम करते हैं, जो एलएमजी की खरीद रोकने का काम करता है ऐसे डिप्टी एसपी को वो नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का काम करते हैं। ये बातें क्यों नहीं बताएंगे। देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए कौन पार्टी काम कर रही है राष्ट्रभक्ति के साथ, ये बात जरूर सामने जनता की आनी चाहिए। भारती जी, छोटा सा कमेंट। जी, मैं इतना ही कहूंगी कि त्रिपाठी जी कभी कहते हैं जातिवाद की बात मत करो, तो 2017 के चुनाव में आपको याद होगा आदरणीय अंजना जी, इन्होंने चारों जातियों के नाम पर गांव-गांव में लोगों को भेजा। जब मैं प्रचार में थी, मैं देख रही थी पंडितों के नाम पे कलराज मिश्र जी, ठाकुरों के नाम पे राजनाथ सिंह जी, लोधी राजपूतों के नाम पर, निषादों के नाम पे उमा भारती जी और मौर्यों के नाम पर केशव प्रसाद। जातिवाद की भावना भड़का दी, उसके बाद आयातित करके उत्तराखंड से लेकर आए योगी आदित्यनाथ जी को, तब जातिवाद नहीं फैलता जब ये बातें करते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने निर्भया फंड को नकारा फंड क्यों बनाया, क्यों नहीं आप आर्थिक मदद करते भाई उस बच्ची की? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? बार बार पूछ रही हूँ, जिस दलित बच्ची का शव मिला क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? तो अगर है तो कीजिए काम, करिए। ये जुमलेबाजी करने का काम हर वक्त क्यों करता है? 15 से 20 लाख आएंगे, बनारस क्यूटो बन जाएगा, 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा। ठीक है मिस्टर त्रिपाठी, एक छोटा सा जवाब जल्दी से। नहीं, ये साधना भारती को हिंदुओं में जाति दिखाई पड़ती है, हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के अंदर बताएं कि कौन गद्दी है, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ये भाजपा की अम्मा जान आरएसएस की नीति मत चलाइए, भाजपा की अम्मा जान आरएसएस की नीति मत चलाइए। भारती जी, बाप रे, अब्बा जान अम्मा जान से आप लोग मुक्ति दीजिए, सुन सुन के कान पक गया है ये सब। मुसलमानों में जाति ढूंढने की